हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम बात करेंगे हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव की, यानी किसी केमिकल इक्वेशन को हम ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, या फिर पहले से कह सकते हैं, ऐसे हम कह दें कि पहले से जो रिएक्शन दी हुई है उससे हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे निकालें, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम कैसे निकालें। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए, माने कि एग्जाम्पल हो जाता है C + O2 = CO2। ये हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, ये देख लेते हैं। इक्वेशन तो सिंपल सी बात है, पता हमें ये चल रहा है कि हमारा एक कार्बन एलिमेंट है C, ऑक्सीजन, O2 गैस के फॉर्म में है, O2 अपना है, CO2 है। ये मैं केवल ये पता चल रहा है कि नेम ऑफ द एलिमेंट पता चल रहा है, कौन कौन से इसमें एलिमेंट है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है और कौन कौन से कंपाउंड है। इसको हम और इन्फॉर्मेटिव, यानी इससे और इन्फॉर्मेशन क्या करें कि हमारा इससे और इन्फॉर्मेशन निकल जाए। तो इसमें ये बता सकते हैं सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है। कार्बन अपना सॉलिड में है, ऑक्सीजन O2 यानी गैस है, CO2 भी अपना गैस है, फिजिकल स्टेट दिखा दें। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको हम दिखाने से हमारा केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव बन जाएगा। यानी इसी इक्वेशन में हम उसको इंडिकेट कर दें, डिनोट कर दें, तो हमारा केमिकल इक्वेशन से हमें ज्यादा जानकारी मिलेगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ऐसे 6 बातें हैं, 6 चीजें हैं जिसको हम इंडिकेट करें केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल इक्वेशन में, तो हमारा केमिकल इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन सकता है। वो क्या क्या है? पहला अपना फिजिकल स्टेट, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, तीसरा कंडीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, चौथा हीट चेंजेस, पांचवा नेचर ऑफ द रिएक्शन, छठा स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो आइए इसको लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट अपना क्या है, फिजिकल स्टेट। फर्स्ट क्या है अपना फिजिकल स्टेट्स। सेकंड क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। थर्ड क्या है, रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन। अपना फोर्थ क्या है, हीट चेंजेस, इंडिकेट कर सकते हैं। फिफ्थ क्या है, नेचर ऑफ द रिएक्शन। फिफ्थ क्या है अपना, नेचर ऑफ द रिएक्शन। सिक्स्थ क्या है अपना, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। हम कैसे इंफॉर्मेटिव कर सकते हैं? पहला फिजिकल स्टेट, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तीसरा रिएक्शन कंडीशन, फोर्थ हीट चेंजेस, नेचर ऑफ द रिएक्शन एंड सिक्स्थ स्पीड ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है फिजिकल स्टेट्स। तो हम हेडिंग यहाँ पे डाल लें, फिजिकल स्टेट्स को हम ब्रीफली समझ लेते हैं। आखिर इसमें करते क्या है, फिजिकल स्टेट्स में हम किसी भी रिएक्शन में आखिर करते क्या है। फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स का मतलब हुआ क्या, फिजिकल स्टेट्स में आते क्या क्या चीजें हैं। तो आप क्या देंगे, स्टेट्स और स्टेट हमने पढ़ रखा है 9th में, सॉलिड लिक्विड गैस। तो फिजिकल स्टेट्स में हम क्या क्या डिनोट करते हैं वो लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे हम डिनोट करते हैं इसमें सॉलिड, फिर इसमें डिनोट करते हैं हम लिक्विड, इसमें डिनोट करते हैं हम गैस, और एक और न्यू टर्म इसमें आता है अपने पास, इसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉलिड को हम S लिख सकते हैं, लिक्विड को L लिख सकते हैं, गैस को G लिख सकते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन को हम AQ लिख सकते हैं, AQ। तो आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में क्लास 9 में पढ़ रखा है अच्छे से। सॉलिड के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़े फ्री होते हैं, गैस में थोड़े और फ्री होते हैं। इसके बारे में आप ब्रीफ में 9 में पढ़ चुके हैं, इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। बात आती है एक्वस सॉल्यूशन पे। अब ये एक्वस सॉल्यूशन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन क्या हमारा? तो एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्यूशन वाटर के साथ होता है, यानी सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर होता है। एक्वस सॉल्यूशन अपना क्या है, ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर है। इसका मतलब सॉल्यूशन विद वाटर, सॉल्यूशन में वाटर। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं HCl। HCl में अगर हमारा इधर एक्वस लिखा है, ऐसे एक्वस लिखा है इसमें, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, इसका मतलब हमारा ये हो गया कि ये जो हमारा HCl है इसके साथ क्या है, प्लस HCl प्लस
वाटर है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन है किसके साथ है, वाटर के साथ है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्वा सॉल्यूशन। आइए हम इसका एक एग्जांपल ले लें, इससे हमें पता चले इसका फिजिकल स्टेट क्या क्या है। एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। फर्स्ट एग्जांपल क्या ले लें, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, पहला वाला C+O2 इक्वल टू CO2। तो जब भी इसे हमें फिजिकल स्टेट डिनोट करना हो, इसमें हम फिजिकल स्टेट हमेशा कहाँ डिनोट करेंगे, फिजिकल स्टेट हम हमेशा यहाँ ब्रैकेट में डिनोट करेंगे, यहाँ पे इसके बाद ब्रैकेट में। जैसे कि हमारा कार्बन किसके फॉर्म में है, कोक के फॉर्म में। कोक कैसा होता है, सॉलिड, तो आगे हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, S लिख देंगे। O2 हमारा गैस है, गैस के फॉर्म में है ये, आगे हम यहाँ पे G लिख देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी हमारा गैस है, यहाँ भी आगे ब्रैकेट में हम G लिख देंगे। बढ़िया, सही है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपना, दूसरा एग्जांपल ले लें। क्या ले लें दूसरा एग्जांपल, Zn प्लस Cl, इससे बनेगा क्या, ZnCl2 प्लस S2। Zn अपना क्या है, Zn सॉलिड है, S लिख दिया। HCl क्या है, एक्वस है, यानी कि किसके साथ है, एक्वस मतलब सॉल्यूशन विद वाटर, वाटर के साथ अपना है ये, किसके, HCl वाटर के साथ है। ZnCl2 भी एक्वस है। ये बात याद रखिए, ZnCl2 इस सॉलिड फॉर्म में भी पाया जाता है और एक्वस फॉर्म में भी पाया जाता है। तो कहीं कहीं इसका सॉलिड लिखा होगा, कहीं कहीं एक्वस लिखा होगा, हम दोनों लिख देते हैं। S2 अपना है गैस के फॉर्म में। यहाँ पे हमने सारी इसकी फिजिकल स्टेट्स नोट कर दिए। इससे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है। पहले हमें क्या मिल रहा था, केवल नंबर, उसके वेरियस नेम्स मिल रहे थे एलिमेंट्स के। अब इस साथ में फिजिकल स्टेट्स भी मिलने लगे एंड इंफॉर्मेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा सा इसका एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा सा इसका एग्जांपल ले लें, बढ़िया सा एग्जांपल। फिजिकल स्टेट्स में हमने क्या क्या बताया आपको, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन विद वाटर, यानी जब वाटर के साथ सॉल्यूशन होगा तो उसे एक्वा सॉल्यूशन कहेंगे। सॉलिड को कैसे डिनोट करेंगे, आगे ब्रैकेट में S लिख देंगे, लिक्विड को L लिख देंगे, गैस को G लिख देंगे और एक्वस को AQ लिख देंगे। तो अपना थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल अपना ले लेते हैं हम CaCO3 साथ में HCl से रिएक्ट करा देते हैं और इसमें अपना बनेगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस वाटर। अब इसमें हम बात कर लेते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन भी कहते हैं, लाइमस्टोन भी कहते हैं। CaCO3 अपना सॉलिड फॉर्म में होता है, HCl अपना यहाँ भी एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। CaCl2 भी एक्वस फॉर्म में है, CO2 अपना गैस के फॉर्म में है, H2 अपना लिक्विड के फॉर्म में। इसमें सॉलिड भी आ गया, लिक्विड भी आ गया, गैस भी आ गया, एक्वस भी आ गया। इसमें चारों फिजिकल स्टेट जो हमें डिनोट करने थे वो आ गया है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं क्या, इक्वेशन को हम बैलेंस भी कर सकते हैं। आपको बैलेंसिंग बताई है, अगर आपने बैलेंसिंग अब तक नहीं सीखी है तो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप लिंक देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट डालिएगा आप, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्लास 10 सेकंड पार्ट बैलेंसिंग। आपको बैलेंसिंग आ जाएगी अच्छे से, बैलेंसिंग आप सीख सकते हैं। बैलेंसिंग को कैसे करेंगे, देखिए हम सबसे पहले क्या देखते थे, मेटल, इधर एक Ca ये अपना बैलेंस है। अगला आ जाएगा नॉन मेटल, इसमें क्लोरीन है, इधर 1 क्लोरीन इधर 2 क्लोरीन, तो यहाँ भी हम बैलेंस कर दें, यहाँ 2 कर दें। फिर अगला हमारा ऑक्सीजन है, इधर 3, हमारा कार्बन भी एक नॉन मेटल बचा है, इसमें कार्बन इधर C है, इधर C है, सिंगल है, ये ठीक है अपना। फिर ऊपर से चेक कर लेंगे हमारे ऐसे कैल्शियम सेम है, फिर अपना क्लोरीन दोनों तरफ सेम है, कार्बन सेम है। ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 2 1 3 है, हाइड्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन इधर 2, यानी कि हमारा बैलेंस है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम सारे इक्वेशन को ऐसे बैलेंस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको इधर बैलेंस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम फिजिकल स्टेट्स के बारे में जान चुके हैं। हम दूसरे स्टेप पे आते हैं जो अपना था कंसंट्रेशन ऑफ द reactant and product।
अब इसको हमें डिनोट करने से पहले हमें दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। वो क्या है दो चीजें? पहला अपना है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा अपना है डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें क्या हो, वाटर की मात्रा यानी वाटर की अमाउंट लेस हो, कम हो। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर लेस हो, अमाउंट ऑफ वाटर लेस हो, कम हो। और हमारा इसके अपोजिट डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसके अपोजिट हमारा अपना डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा हो जाता है, अमाउंट ऑफ वाटर मोर। कंसंट्रेटेड में अमाउंट ऑफ वाटर लेस रहेगा, डाइल्यूट में क्या होगा? अमाउंट ऑफ वाटर मोर रहेगा। कंसंट्रेटेड को जब भी डिनोट करना हो किसी इक्वेशन में, इसको हम ब्रैकेट में CONC लिखते हैं ऐसे डॉट करके, और ऐसे डाइल्यूट में ब्रैकेट में DIL लिखते हैं। और इसको हमेशा एलिमेंट और कंपाउंड से पहले लिखते हैं। हम उधर स्टेट क्या कर रहे थे, स्टेट बाद में लिख रहे थे, लेकिन कंसंट्रेटेड और डाइल्यूशन उससे पहले लिखेंगे, कंसंट्रेशन डाइल्यूशन उससे पहले लिखेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं एक हम, Zn प्लस HCl बनेगा क्या? ZnCl2 प्लस H2। तो इसमें हमने देखा था, इसको डिनोट करने पहले फिजिकल स्टेट ऐसा ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये अपना एक्वस है, ये अपना गैस है। हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन डिनोट करना है। तो यहाँ पे हमें पता है HCl किस फॉर्म में है? डाइल्यूट फॉर्म में है। इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं डाइल्यूट, DIL लिख सकते हैं। इसे क्या डिनोट होता है? ये डाइल्यूट फॉर्म में है। और बाकी इसमें हमने फिजिकल स्टेट डिनोट कर दी। आप चाहे तो उसको बैलेंस कर लें, Zn इधर 1 है, इधर Zn है, इधर Cl2 है, यहाँ भी 2 कर दें, अपना इक्वेशन बैलेंस हो गया, इक्वेशन अपना बैलेंस हो गया। ये इसका दूसरा एग्जांपल ले लें, डाइल्यूट का ले लिया, कोई कंसंट्रेशन का एग्जांपल ले लें, Cu के साथ HNO3। HNO3 क्या अपना क्या है? नाइट्रिक एसिड है। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड है। तो बनेगा क्या? CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस से बन जाएगा अपना वाटर, प्लस क्या बनेगा इसमें? बन जाएगा NO2। तो इसे हमारा इक्वेशन हो गया Cu प्लस HNO3 बनेगा हमारा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO2। तो इसमें दिखाना क्या है? कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। क्या दिखाना है? कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। तो इसमें हमारा HNO3 क्या है? कंसंट्रेटेड HNO3। यहाँ पे हमें इस रिएक्शन को कराने के लिए कंसंट्रेटेड HNO3 लेना पड़ेगा ताकि ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। अगर जो इस HNO3 कंसंट्रेटेड की जगह पे हम डाइल्यूट HNO3 ले तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? नहीं होगा, फीजिबल नहीं होगा, संभव ही नहीं है ये रिएक्शन। तो हमें यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 लेना है। तो हम चाहे तो बैलेंस कर लें, हमारे इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा Cu1 कॉपर हमारा 1 है, इधर भी 1 है, N इधर सिंगल है, इधर N अपना डबल है। तो यहाँ पे हम 2 कर लें, फिर ऑक्सीजन 3 2 6 ऑक्सीजन है, 3 और 6 1 7 और 2 9 ऑक्सीजन है, 9 ऑक्सीजन। यहाँ पे हम 3 कर लें, अब 3 हाइड्रोजन अपना हो गया। यहाँ पे हम 3 कर लें। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? कॉपर इधर 1 और कॉपर इधर 1, नाइट्रोजन इधर 3, नाइट्रोजन 2 और 1 3 नाइट्रोजन इधर, ऑक्सीजन 3 3 9, 3 2 6 1 7 2 9, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है, बस 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अब क्या करें? यहाँ पे हम अगर जो 3 कर दें और यहाँ पे हम 2 कर दें, यहाँ पे हम 3 कर दें, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 2 6 हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं, हमें 2 है, यहाँ पे 2 कर सकते हैं हम, 2 2 4 हो जाएगा अपने पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इधर हाइड्रोजन 3 है, ऊपर से चेक करें, कॉपर 1 नाइट्रोजन अपना इधर 3 है, 2 1 3 नाइट्रोजन इधर है और एक यहाँ पे 3 नाइट्रोजन हो गया। अब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन पे आ जाए, 3 3 9, 3 2 6 और 2 8 और 2 10 हो गया, 3 2 6 और 2 8 और 2 10 हो गया।
तो यहाँ पे हम क्या कर दें, हम ऑक्सीजन यहाँ पे 4 कर दें, 4 से 12, फिर उधर से इंक्रीज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर कॉपर चेक करें, कॉपर 1, नाइट्रोजन अपना 4 है, इधर 2 और इधर 1 3 है, यहाँ पे 2 कर ले तो अपना नाइट्रोजन 4 हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन पे आ जाए, 4 3 12, 3 2 6 और 2 3 2 6 और 2 8 और 4 12 हो गया। अपना हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, अपना ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये अपना इक्वेशन था, आसानी से बैलेंस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। हम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इसको हम पढ़ चुके। अब हमारा तीसरा क्या था, कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन। आइए वो डिस्कस करते हैं। रिएक्शन कंडीशन से आपको क्या समझ आ रहा है कि ऐसा कंडीशन हम कर दें जिससे हमारा क्या हो, रिएक्शन, जिससे हमारा रिएक्शन पॉसिबल हो जाए, फिजिबल हो जाए, यानी कि उस कंडीशन के बिना हमारा रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। आइए इसको ब्रीफ में समझते हैं, ब्रीफ में इसको समझें। कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, यानी ऐसी कंडीशन पैदा करें जिससे वो रिएक्शन पॉसिबल हो, यानी उस कंडीशन के बिना वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसे पढ़ने के लिए, इसे अच्छे से समझने के लिए, इंडिकेट करने के लिए दो चीज जाननी बहुत जरूरी है। इसमें क्या क्या हम इंडिकेट करते हैं, इसमें इंडिकेट करते हैं पहला कैटलिस्ट और दूसरा प्रेशर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैटलिस्ट की। अपना ये कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट कोई भी एलिमेंट, कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जिसकी वजह से वो रिएक्शन पॉसिबल हो, यानी जिसकी वजह से वो रिएक्शन की तो फास्ट हो जाए कि तो स्लो हो जाए, यानी कोई रिएक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। सब्सटेंस दैट कंट्रोल द रिएक्शन, सब्सटेंस दैट कंट्रोल द रिएक्शन, इवन स्लो कर दे या फिर क्या कर दे, फास्ट कर दे। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि ऐसा कोई सब्सटेंस हो, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो जो रिएक्शन को बहुत तेज कर दे, फिर रिएक्शन को बहुत स्लो कर दे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले लेते हैं, इसको एग्जाम्पल ले लें। Fe हमारा एक कैटलिस्ट है, निकल कैटलिस्ट है, और क्या कैटलिस्ट है, मोलिब्डेनम कैटलिस्ट है, क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट है, जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट है, ऐसे बहुत सारे अपने पास कैटलिस्ट है। दूसरी बात आती है अपनी प्रेशर की। प्रेशर सबको पता है क्या होता है प्रेशर, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। पर हम यहाँ बात करेंगे किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यूनिट एरिया की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यूनिट एरिया बात करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं एटीएम से, इंडिकेट ऐसे करते हैं इसको एटीएम से। तो हम कैटलिस्ट समझ में आ गया, हमें प्रेशर समझ में आ गया हमें। अब हम क्या करते हैं, रिएक्शन देके इस पे इंडिकेट कर सकते हैं, उसका रिएक्शन अब आराम से ले सकते हैं। तो इसका एक रिएक्शन लेते हैं, कौन सा रिएक्शन ले लें, बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल CO प्लस H2 से बनेगा क्या, मीथानोल बनेगा अपना। क्या बनेगा, मीथानोल, CH3OH। तो इससे हमें प्रेशर लगेगा, फिर कैटलिस्ट लगेगा। मेरे पास दो क्या है, ये दो अपने पास कंडीशन है। तो इसमें हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत होती है, एटीएम की जरूरत होती है। कितने एटीएम की जरूरत होगी इसमें, हमें 340 एटीएम की जरूरत होगी, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत होगी। ये हमारा क्या कंडीशन है रिएक्शन की, यानी कि CO के साथ H2 को रिएक्ट करेंगे तो CH3OH बनेगा। इसके लिए हमें कितना चाहिए, 340 एटीएम चाहिए। अब हमारा दूसरा एग्जांपल आता है, दूसरा एग्जांपल हम ले लें। क्या हो सकता है अपना दूसरा एग्जांपल, इसमें हमें कैटलिस्ट शो करना है। क्या शो करना है, कैटलिस्ट शो करना है। अब हम कौन सा एग्जांपल लें, KClO3 ले लेते हैं। KClO3 MnO2 इसमें अपना होता है कैटलिस्ट, बनता क्या है, KCl प्लस O2। क्या बनेगा अपना, KCl प्लस O2, और अपना इसमें क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट MnO2 हो जाएगा।
हमने पहला एग्जांपल लिया था, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखा दिया, दूसरा एग्जांपल लिया था इसमें कैटलिस्ट शो कर दिया। इस सबको चाहे तो हम क्या करें, इसमें अपना फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं, बाकी क्या लिख सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इसे आपको खुद से करना है, इसको जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप और सीखेंगे। इसको खुद से बैलेंस कर सकते हैं, खुद से फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं। अगर जो कोई आपको चीज ना आ रही हो तो उसको आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं, सर मुझे इस चीज में दिक्कत है, उसको हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं अगले वीडियो में। अब हमने कैटलिस्ट प्रेशर के बाद जान लिया, कंडीशन जान ली टोटल क्या है। अब अगला हमारा टॉपिक आता है हीट चेंजेस। अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, हीट चेंजेस। हीट चेंजेस से क्या समझ में आ रहा है आपको कि तो हीट उसमें से निकलेगी, कि तो हीट उसमें से क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। हीट उस रिएक्शन में एब्जॉर्ब होगी या फिर हीट क्या होगी उसमें से रिलीज होगी। बात कर लेंगे इसकी हीट चेंजेस की। हीट चेंजेस की जैसा हमने इसमें एटमॉस्फेरिक और उसमें क्या था कैटलिस्ट में हम ऊपर डिनोट करते हैं, एटीएम लिख दे, चाहे उसमें कोई कैटलिस्ट डाल दें, ऐसा हम डिनोट करते हैं। ऐसे हीट चेंजेस में भी हम उसके एरो के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, हीट का सिंबल बना सकते हैं। ये अपना हीट का सिंबल है, ऐसा डेल्टा, ऐसे एरो को हम बना सकते हैं। पर उससे पहले हमें दो चीज जाननी होगी, इससे पहले हमें दो चीज जाननी होगी, क्या क्या है वो आइए जानते हैं। पहला है अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है अपना एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक एंड सेकंड इज एक्सोथर्मिक। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले बात हम जान गए एंडोथर्मिक क्या है, फिर हीट क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक में क्या होगा अपना, हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी इसमें। तो एंडोथर्मिक में क्या करें हम, रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं, प्लस हीट लगा सकते हैं इंडिकेट करने के लिए, या फिर इस एरो के ऊपर ऐसे हम डेल्टा लगा सकते हैं। किसका एग्जांपल हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको पहचानने के लिए बता रहे हैं, अगर आया पूछा एंडोथर्मिक है फिर एक्सोथर्मिक, तो इसमें से ऐसा कोई इंडिकेशन दिया हो तो आप समझ जाएंगे एंडोथर्मिक है। और अगर एक्सोथर्मिक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि रिएक्टेंट के साइड है। और अगर जो एक्सोथर्मिक है तो RHS यानी कि प्रोडक्ट के साइड में क्या वो लिखा होगा, प्लस हीट लिखा होगा पीछे की साइड। ये आप पहचानने के लिए आपको ये चीजें बता रहे हैं। इसके एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। एग्जांपल, पहले हम एग्जांपल ले लें CO3 का। इसको हम ऐसे साइन लगा दें, हीट दे रहे हैं यानी कि किसका एग्जांपल हो गया, हीट दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक का, यानी हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ये CaO प्लस साथ में क्या बनेगा, CO2 यहाँ पे लगा दिया, यानी कि हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी किसका एग्जांपल हो जाएगा ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन का, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा एग्जांपल हम एक और ले लें, बहुत अच्छा सा एग्जांपल, C प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस हीट। हीट में देखिए राइट हैंड साइड में प्लस हीट लिखा है, क्या होता था, राइट हैंड साइड में प्लस हीट। तो ये किसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। हम चाहें तो इसके और भी एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लें, PbNO3 का होल ट्वाइस बनेगा क्या अपना, PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब इसमें क्या करना है हमें, हम कहां से हीट लगाएं, तो इसमें PbNO3 को जब हीट देते हैं यानी कि हीट जब एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है तभी जाके PbO प्लस NO2 प्लस O2 में टूटता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एक और एग्जांपल चाहे तो हम ले सकते हैं इसमें, एक और एग्जांपल ले लें, CH4 प्लस O2 से बनेगा अपना CO2 प्लस H2O प्लस हीट। कि हमारा हीट इस साइड राइट हैंड साइड में प्लस हीट लिखा है, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा अपना, एक्सोथर्मिक का। किसका एग्जांपल हो जाएगा ये, एक्सोथर्मिक। तो ऐसे हम हीट को इंडिकेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो आइए हम अगली चीज देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या था, अगला टॉपिक अपना आ जाता है नेचर ऑफ द रिएक्शन। क्या आ जाता है, नेचर ऑफ द रिएक्शन।
नेचर ऑफ द रिएक्शन से क्या समझ में आ रहा है कि आखिर रिएक्शन किस तरह की होगी, उसमें क्या चेंजेस आएंगे, कि उसका नेचर क्या होगा, क्या उसको वापस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज कर पाएंगे कि नहीं चेंज कर पाएंगे। बात कर लेते हैं किसकी, पांचवी चीज अपनी नेचर ऑफ द रिएक्शन की। नेचर ऑफ द रिएक्शन पहले चीज अपनी आ जाएगी। इसमें पढ़ने के लिए दो चीजें पढ़नी है, क्या कैसा नेचर है। एक पहली बात रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। तुम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर ले, दोनों की बात कर लेंगे यहाँ पे। रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरी बात आ गई अपनी इरिवर्सिबल प्रोसेस की। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है अपना, रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो वापस रिवर्स हो जाए, यानी कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए और वापस प्रोडक्ट से क्या बन जाए, रिएक्टेंट बन जाए। ये कैसा अपना प्रोसेस है जो वापस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्ट से क्या बन जाए, रिएक्टेंट बन जाए। ये रिवर्स हो सकती है प्रोसेस, क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस हैं जो इरिवर्स है, मतलब कि वो चेंज नहीं होगी, इरिवर्स होंगे नहीं है, ये रिवर्स नहीं है, ये इरिवर्स है। यानी मतलब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन जाएगा लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। आपको बात समझ में आ रही होगी। अब रिवर्सिबल को डिनोट करने के लिए अलग सिंबल है और इरिवर्सिबल को डिनोट करने के लिए अलग सिंबल है। जब भी हमें रिवर्सिबल रिएक्शन को डिनोट करना हो, रिवर्सिबल प्रोसेस को हमें रिवर्सिबल को डिनोट करना हो, तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो लगाते हैं वो एरो अब चेंज हो जाएगा, वो एरो अपनी ऐसे लगाएंगे। ये किसका एरो है, रिवर्सिबल प्रोसेस का। और जब हमें इरिवर्सिबल का एरो लगाना हो तो हम एरो सिंपली ऐसे लगा देंगे, एरो सिंपली ऐसे लगा देंगे, तो कोई भी समस्या नहीं है। हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल H2 प्लस O2, इससे हमारा क्या बनेगा, H2O। करें तो हम बैलेंस कर ले, इधर 2 कर ले, यहाँ भी 2 कर ले, बैलेंस हो गया अपना ये। तो यहाँ पे देखिए एरो कैसा लगा है, स्ट्रेट एरो ऐसा, यानी किसका एग्जांपल है ये, रिवर्सिबल का एग्जांपल है। किसका हो गया ये एग्जांपल, रिवर्सिबल का एग्जांपल हो गया। इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नेचर क्या है, इरिवर्सिबल है। बात आपको समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल अपना फर्स्ट था, एग्जांपल हम सेकंड ले लेते हैं। NH4 Cl। अब देखिए अपना ये कैसा आ गया, ये अपने साइन कैसे आ गया बीच में, साइन, ये अपना रिवर्सिबल प्रोसेस का साइन आ गया अपना यहाँ पे। तो ये बन जाएगा अपना NH3 प्लस HCl, NH3 प्लस HCl। ये साइन अपना कैसा आ गया, ऐसा साइन आ गया। तो किसका हो जाएगा अपना ये ये हो जाएगा अपना रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल। क्या हो रहा है, चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, प्रोडक्ट से वापस क्या बन सकता है, ये रिएक्टेंट बन सकता है। इसको भी आप चाहे तो अपना ये देख लें, क्या हमारा बैलेंस है, N1 Cl उधर 4 ये अपना पहले से क्या इक्वेशन बैलेंस है। क्वेश्चन आज जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने कराए आपको सारी कॉपी में नोट होनी चाहिए और सबको आपको बैलेंस भी करना है, हमको बैलेंस करना है। चाहे तो आप सबके फिजिकल स्टेट्स भी लिख सकते हैं। वैसे एग्जाम्स में जब भी रिएक्शन पूछे जाते हैं तो उसमें हमें फिजिकल स्टेट्स और ये सब चीजें डिनोट करने की जरूरत नहीं है। हम हीट अक्सर डिनोट करते हैं, हमें इसको डिनोट करने की जरूरत नहीं, हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारा गलत नहीं होगा। लेकिन अगर जो हमें आता है हम चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं फिजिकल स्टेट, इसके नेचर और सारी चीज में डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि हमें करना ही करना है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारा रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है, इसमें हमारा कैटलिस्ट क्या है इस रिएक्शन में, से एक नंबर पे क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में। जैसे आपको पता है कि बोर्ड का पैटर्न चेंज हुआ है एक साल से, पिछले साल से हमारे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, एक एक डीप चीजें भी जाननी है, तभी हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कर पाएंगे। हमने नेचर ऑफ द रिएक्शन पढ़ लिया। अगला टॉपिक हमारा आता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन का। किसका टॉपिक आता है अपना, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। स्पीड ऑफ द रिएक्शन। अब स्पीड ऑफ द रिएक्शन क्या है, रिएक्शन का स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड सिंपल सी बात है, कोई फास्ट होगा या फिर स्लो होगा। स्पीड अपना क्या होगा, कि तो फास्ट होगा कि तो स्लो होगा। नहीं, कोई भी रिएक्शन अपनी कि तो स्लो होगी या फिर क्या होगी, फास्ट होगी। सिंपल सी बात है। जो रिएक्शन बहुत तेजी से हो जाए, कम टाइम में हो जाए, उसे क्या कहेंगे, फास्ट रिएक्शन। और जो रिएक्शन बहुत टाइम ले, आराम से, उसे क्या कहेंगे, स्लो रिएक्शन। उसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, स्पीड ऑफ द रिएक्शन का एक एग्जांपल ले लें जल्दी से।
रिएक्शन फास्ट भी हो सकती है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को हम पानी में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, वाटर में, और जैसे ही एयर में निकालते हैं वो क्या हो जाता है, एयर में निकालते ही बहुत तेजी से रिएक्ट हो जाता है एयर के साथ, यानी बहुत फास्ट होता है। ये अपना रिएक्शन क्या है, बहुत ही फास्ट है। एग्जांपल हम ले लें एक Mg का प्लस एग्जांपल ले लें HCl का, रिएक्ट होगा, बनेगा MgCl2 प्लस साथ में अपना बन जाएगा H2। और ये रिएक्शन में फास्ट और स्लो कैसे डिनोट कर सकते हैं, इस एरो के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, फास्ट रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, ये फास्ट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, ये फास्ट रिएक्शन है। और हमारा कुछ स्लो रिएक्शंस भी हैं। स्लो रिएक्शंस क्या क्या है, जैसे कि अपना रोस्टिंग होती है, रोस्टिंग ऑफ आयरन। उसमें आप देखते हैं आयरन के साथ ऑक्सीजन और वाटर आपस में क्या उस पर अटैक करते हैं, फिर उसमें रोस्टिंग होती है, तो बहुत ही लंबा टाइम लेता है। तो अपना कैसा रिएक्शन हो जाएगा, स्लो रिएक्शन। इसे हम क्या एरो के ऊपर लिख सकते हैं, स्लो रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इतनी चीजें हम जान गए, 6 चीजें। क्या क्या जान गए, फिजिकल स्टेट्स को हमें डिनोट करना है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमें डिनोट करना है, और क्या डिनोट करना है, रिएक्शन कंडीशन डिनोट करना है, हीट चेंजेस डिनोट करना है, नेचर ऑफ द रिएक्शन डिनोट करना, और क्या डिनोट करना है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ये चीजें हम जान गए। इसके अलावा भी 2 चीजें ऐसी हैं जो हमें रिएक्शन से पता चलती हैं। 2 चीजें जिससे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस, उसका महत्व हम जानते हैं, उससे उसका क्या वैल्यू है उसकी। आइए हम जान लेते हैं हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन टॉपिक हमारा आ जाता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आखिर इसका सिग्निफिकेंस क्या, सिग्निफिकेंस मतलब होता है अपना, कहते हैं इंग्लिश में इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, फिर हिंदी में कह दें महत्व। इसका आखिर इंपॉर्टेंस क्या, महत्व क्या, तो केमिकल रिएक्शन का महत्व ये है, इंपॉर्टेंस ये है कि हमें 2 तरह के वो इंफॉर्मेशन देती है। कैसी कैसी इंफॉर्मेशन, पहली हो गई अपनी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, दूसरी हो गई ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड सेकंड इज द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। फर्स्ट अपनी हो जाएगी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, और सेकंड अपनी हो जाएगी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है, हम बात कर लें हमारी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन सिंपल सा है, जो केमिकल रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट के नेम पता चलते हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनके वेरियस एलिमेंट्स के क्या पता चलते हैं, नेम पता चलते हैं। बस हमारा वही क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में हमें क्या पता चलता है, नेम ऑफ द वेरियस एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नेम ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल क्या ले लें, सी ले लें प्लस O2 ले लें, क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। सिंपल सा हमें पता है इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड। C है और O है, हमें 2 ही चीजें से पता है, 2 एलिमेंट है इसमें, हमें इसके क्या पता चल जाएंगे, नेम ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड है, उसमें कितने एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट है, उसके नेम पता चल जाएंगे। अब दूसरी बात आती है हमारी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्या आती है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में 4 चीजें पता चलती हैं हमें। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में हमें 4 चीजें पता चलती है। क्या क्या पता चलता है हमें, रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव अमाउंट बाय वेट एंड रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। 4 चीजों को हम लिख लेते हैं। पहली चीज अपनी क्या है, रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेकेंड चीज रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, थर्ड चीज रिलेटिव अमाउंट बाय वेट, एंड फोर्थ चीज क्या है अपना, रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो इसमें हम देखिए सब में रिलेटिव का यूज कर रहे हैं। रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पता है सिंपली जितने उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। अब रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि एक केमिकल का दूसरे कंपाउंड के साथ या फिर केमिकल के साथ क्या रिलेशन है उसमें। इसका मतलब हमारा एक कार्बन है तो उसके साथ हम कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के लिए तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हम इसको एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, H2 + O2 अपना क्या बनेगा, H2O। तो इसको जानने के लिए पहले इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। इधर हमारे पास सबसे पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1, यहाँ पे 2 कर दें। फिर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 4, यहाँ भी 2 कर दें, 2 2 4। इससे पहले हमें जानना है कि रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है। हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे पता चलते हैं? जो हमारे मॉलिक्यूल्स दिए हैं उसके आगे क्या हमारा कोफिशिएंट लिखा है, यही हमारा क्या होता है, रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। से ऑक्सीजन इसके आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं तो 1 है। वाटर उसके आगे क्या लिखा है, 2, यानी कि ये भी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब रिलेटिव नंबर क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हम देख रहे हैं इस रिएक्शन में हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे हाइड्रोजन के तो हमारा किसके साथ रिएक्ट होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के, तो क्या बनेगा हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाएगा। यानी कि ऑक्सीजन के रिलेशन में हमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। 1 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के रिलेशन में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लेने हैं। इसी को हम कहते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसे हम देख लेते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स क्या है। मोल्स क्या होते हैं, जो एक मॉलिक्यूल है उसके आगे जितने कोफिशिएंट हैं वही हमारा क्या होते हैं, मोल्स होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा 1 ऑक्सीजन मोल के साथ हमें 2 हाइड्रोजन मोल लेने हैं, तभी हमारा 2 हाइड्रोजन किसके 2 मोल्स किसके बनेंगे, वाटर के बनेंगे। यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन के साथ 2 मोल अपना हाइड्रोजन रिएक्ट होके बनाएंगे 2 मोल ऑफ वाटर। बहुत अच्छे, रिलेटिव है यानी कि इन दोनों का आपस में रिलेशन है। ऐसा नहीं कि हम H2 + O2 = H2O लिख दिए, क्या देंगे, एक हमारा H2O, एक O2 और एक वाटर बनेगा, ऐसा नहीं है। इसके रिस्पेक्ट में इतने ऑक्सीजन के साथ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर कितने नंबर ऑफ मोल्स H2 अपना रिएक्ट करके अपना 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाएगा। थर्ड हमारा आ जाता है रिलेटिव अमाउंट बाई वेट। अमाउंट बाई वेट में देखना, रिलेशन में देखना है। अपना H का हम सबका वेट लिख लेते हैं, पहले H का 1 वेट है 1 ग्राम, O का अपना है 16। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारा रिएक्टिंग साइड में 2 2 4, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन का 4 ग्राम है और ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन का 16 × 2 = 32 ग्राम है। यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अपना 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट होके कितना ग्राम वाटर बनाएगा, कितना ग्राम वाटर बनाएगा, 16 2 18 2 36 ग्राम वाटर बनाएगा। 36 ग्राम क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। हमारे पास क्या है, रिलेटिव अमाउंट बाई वेट है। ऑक्सीजन का मास 16 32 ग्राम, यानी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करके 36 ग्राम क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। यह बात आपको समझ में आ गई। अब रिलेटिव वॉल्यूम बाई गैसेस, रिलेटिव वॉल्यूम बाई गैसेस, तो इसमें हम गैस की बात की है। इसमें गैस कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन अपना गैस है, ऑक्सीजन अपना गैस है। अब वॉल्यूम, जितने इसमें मोल्स होते हैं उतने ही क्या अपने नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, ऐसे वॉल्यूम्स को नंबर में आप सकते हैं। जैसे कि 1 लीटर अपना वॉल्यूम है, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा ऑक्सीजन, माना कि हमारा ऑक्सीजन 1 लीटर है और साथ में ये 4 लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके तो अपना 2 लीटर वाटर बनाएगा। ऐसा भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हमें इससे हमें एक्यूरेट नहीं पता चलेगा कि हमें वॉल्यूम कितना लेना है। इसमें हमें एक्यूरेट नहीं पता चल रहा है कि हमें कितना वॉल्यूम लेना है। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, अमाउंट बाई वेट पता चल गया, लेकिन गैसेस में एक्यूरेट इसमें नहीं पता चल रही कि कितने गैस के साथ कितना लेना है। वो हम इसको एक्सपेरिमेंट के साथ, एक्सपेरिमेंट के बेस से बता सकते हैं। हमें 4 चीजें में क्वांटिटेटिव में पढ़ी, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन में। पहला क्या पढ़ा, रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा क्या पढ़ा, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तीसरा क्या पढ़ा, रिलेटिव अमाउंट बाई वेट। और चौथा क्या पढ़ा, रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट बाई वेट, एंड लास्ट इज रिलेटिव अमाउंट ऑफ गैसेस। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमारा इसका लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट चीज आती है, आखिर रिएक्शंस के लिमिटेशन क्या है। इससे हमें क्या क्या नहीं पता चलता। हमें ये तो पता चल गया इसमें हमें क्या क्या पता चल सकता है, फिजिकल स्टेट, नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, तमाम सारी बातें हमने की। फिर हमें ये नहीं पता चला, अभी हमें ये नहीं जाना कि इसमें क्या क्या नहीं पता चला, इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आज का ये अपना लास्ट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज के टॉपिक का क्या पढ़ने जा रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस के लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन मतलब इसमें होता है, इसका मतलब कमी।
लिमिटेशन मतलब क्या होता है, कमी। आखिर केमिकल रिएक्शन में कमी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन कह दें फिर कह दें केमिकल इक्वेशंस में, केमिकल इक्वेशंस में क्या नहीं पता चलता, इसमें कमी क्या होती है। तो इसमें अपने पास 3 कमी हम देख सकते हैं। पहली, हमें इस इक्वेशन से, किसी भी इक्वेशन से, जैसे कि माना कि हमने लिख दिया यहाँ पे सिंपल सा वही इक्वेशन ले लेते हैं H2 + O2 का, यहाँ पे H2 बन रहा था, हमने बैलेंस कर लिया, 2 या 2 to the 4। इसमें हमें पहली चीज क्या नहीं पता चली, हमें एक्चुअल कितने अमाउंट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेना है, तो कितना हमें अमाउंट चाहिए, एक्चुअल अमाउंट हमें नहीं पता चल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें क्या नहीं पता चल रही है, टाइम नहीं पता चल रही है, कितने टाइम में भाई ये रिएक्शन हुआ। तीसरी चीज क्या हो रही है, तीसरी चीज क्या हो रही है, इसका हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो हमें 3 चीजें नहीं पता चल रही है। पहली चीज क्या नहीं पता चल रही है, इसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन, एक्चुअल कंसंट्रेशन नहीं पता चल रही है ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में एक्चुअल कंसंट्रेशन नहीं पता चल रही, आखिर उसका एक्चुअल कंसंट्रेशन है कितना। दूसरी चीज हमें क्या नहीं पता चल रही है, टाइम, टाइम टेकन, ये भी नहीं पता चल रहा। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है, रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट, रिएक्शन इज फीजिबल, फीजिबल और नॉट। आपको 2 चीजें समझ में आ रही होंगी ऊपर की, कि एक्चुअल कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, कि उसका कितना कंसंट्रेट है, वो सोल्यूशन कितना हमारा कंसंट्रेट है, हमें ये नहीं पता चल रहा। इसमें कितना वाटर है, कितना हमारे पास सोल्यूशन में वाटर है, ये कंसंट्रेशन में एक्चुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नहीं पता चल रहा। आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। टाइम टेकन, इसमें कितना टाइम ले रहा है ये नहीं पता, इसमें कहीं टाइम तो लिखा नहीं कि 10 सेकंड, 5 सेकंड, 25 सेकंड, 25 मिनट, 2 घंटे, 4 दिन, ऐसा कुछ लिखा नहीं, तुम्हें टाइम भी नहीं पता चल रहा। और तीसरी चीज क्या कह रहा है, रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट, रिएक्शन फीजिबल है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, फीजिबल का मतलब अपना हिंदी मतलब होता है संभव, क्या मतलब होता है, संभव, यानी कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, मैं ये भी नहीं पता चल रहा। रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट, फीजिबल का मतलब होता है संभव, या फिर इंग्लिश में कह लें पॉसिबल, ये रिएक्शन होना पॉसिबल है कि नहीं है। तो ऐसा कहीं तो लिखा नहीं कि पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो अपने 3 लिमिटेशंस हो गए, क्या क्या, एक्चुअल कंसंट्रेशन में नहीं पता चल रही है, टाइम नहीं पता चल रहा, और रिएक्शन पॉसिबल होगी कि नहीं होगी ये भी नहीं पता चल रही है। तो आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, तो हम उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती तो आप मेरा सेकंड लेक्चर देख सकते हैं, मैं नीचे से अपना लिंक डाल दूंगा, आप नीचे लिंक देख लीजिएगा उसका। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है लोग, आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।